हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आज हम अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वाइज। देखिए, आपके सिलेबस में आप सभी जानते हो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें बच्चे 15 यूनिट 15 यूनिट्स आपको दी गई हैं और 15 यूनिट्स जैसे आपके सिलेबस में है उसी सीक्वेंस में हमारे ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आज से शुरू हो रहा है। 15 यूनिट में से 14 आपकी साइंस के सब्जेक्ट हैं बच्चे, एक यूनिट आपकी पेडागोजी से रेलिवेंट है, तो कुल मिलाकर के 15 होती हैं। उसी सीक्वेंस में हम लोग भी पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जो हमारी आज से सीरीज शुरू हो रही बच्चे, ये इसके अंदर दो फाउंडेशन पे मैं लेके आया हूं। पहला जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो नेसेसरीली किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। आप ही के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आपके आसपास के जो बाकी आपके वर्ग 2 लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके शामिल होंगे, लेकिन यूनिट वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे कि आपके यूनिट के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है। दूसरी बात बच्चे कि आपके जितने एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराऊंगा हर एमसीक्यू की 6-7 लाइन में एक्सप्लेनेशन होगी। देखो, पेपर में क्वेश्चन इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं, तीनों ही लेवल के आते हैं। अब इजी क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में भविष्य में उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बने तो कैसे बने, उसके लिए उसकी मैं 6-7 लाइन में एक्सप्लेनेशन साथ में लेकर के आया हूं, ताकि उससे रिलेटेड पहले हो सकता है कि कोई इजी बना हो तो अब डिफिकल्ट कैसे बन सकता है वो भी आप आगे सोल्व कर दो, और जो डिफिकल्ट या मॉडरेट क्वेश्चन पहले से होंगे वो तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे बच्चे। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आपने इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट समझ के इग्नोर नहीं करना बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन इजी होगा तो आपकी एक्सप्लेनेशन जो मैं बना के लाया हूं उसमें आपको बहुत शानदार कंसेप्ट आपके शामिल होंगे, और क्वेश्चन आपका पहले से डिफिकल्ट या मॉडरेट होगा तो फिर तो आपको समझने की आवश्यकता है ही। मैं तीनों का कॉम्बिनेशन आपको दूंगा क्योंकि हमें एग्जाम करना है, एग्जाम के अंदर तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने होते हैं। चलिए बच्चे, शुरुआत किया जाए सर यूनिट नंबर 1, बोले तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड के नाम से। पहला क्वेश्चन है बच्चे, आप सभी को दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन में आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट बहुत शानदार सिखाऊंगा आपको मैं। यहां पे कहा गया बच्चे, पित्तवामन किसे कहा जाता है या येलो ड्वार्फ किसको कहा जाता है। देखो भाई, एक येलो शब्द का यूज तो एग्जामिनर ने कर दिया, मतलब उसने कलर से रेलिवेंट बात करी है। येलो यानी पित्त, ये जो कलर से रेलिवेंट बात करी है। अब हल्का सा येलोविश कलर का आपको कौन दिखता है, हमारा सूर्य दिखता है, तो देखो बच्चे आंसर तो सूर्य होगा, ठीक है सर। बट अब आओ इसके पीछे के कंसेप्ट के ऊपर जो इसके अंदर छिपा हुआ है। देखो भाई, हमारा जो सन है ना, हमारे सन को हम हमारी खगोल विज्ञान में येलो ड्वार्फ या पित्तवामन तारा कहा जाता है। ये एक मुख्य अनुक्रम तारा है, मेन सीक्वेंस स्टार। ये है बच्चे सीखने की बात। ये मेन सीक्वेंस स्टार जो शब्द है बच्चे किस लिए यूज होता है मेरे भाई। मेन सीक्वेंस स्टार का मतलब होता है ऐसा स्टार, ऐसा तारा जो अपनी लाइफ के सबसे स्टेबल स्टेज से गुजर रहा है। सबसे स्टेबल यानी सबसे स्थिर स्टेज, और जो सबसे स्थिर स्टेज होती है वही सबसे लॉन्ग स्टेज होती है, सबसे लंबी उसकी एक प्रकार से जीवन का एक समय होता है। और इसी समय पे जो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए स्टार में एक आपकी घटना होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ये संलयन वाली घटना भी हो रही होती है। देखो बच्चे, स्टार जो होता है ना लगभग 3 स्टेज से गुजरता है। एक इनिशियल स्टेज होती है जहां पे प्रोटोस्टार बोल सकते हो, फिर एक मेन स्टेज आती है जिसमें नाभिकीय संलयन होता है, बहुत सारी एनर्जी का उत्पादन होता है। फिर आती है बच्चे एक स्टेज, उसके लास्ट जो अंतिम स्टेज होती है जिसमें वो अलग अलग प्रकार के स्टार में बदल के और ब्लैक होल या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बीच वाली स्टेज जो होती है ना बच्चे, उसको हम मेन सीक्वेंस बोलते हैं, और उस अवस्था में जो आपका स्टार होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे लंबी उसका समय ड्यूरेशन होता है, और बच्चे उसी समय पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे होते हैं जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और स्टार का जो एनर्जी का सोर्स यही तो होता है बच्चे। तो ये तीनों चीज याद रखना, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो, जहां पे स्टार सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सबसे लंबी उसकी जीवन काल हो, तो बच्चे उस ड्यूरेशन को, उस समय को हम कहते हैं मेन सीक्वेंस बोलते हैं उसको। और जो स्टार उस अवस्था में होता है, उस बीच वाली अवस्था में होता है, उसको मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। अब ये मेन सीक्वेंस स्टार जो होती है ना बच्चे, देखिए इसका वर्ण क्रम, मतलब इसका कलर के बारे में बोला है, कौन सी कैटेगरी में आता है, G2V श्रेणी में आता है।
भाई इसने कहा हमारा जो सन है वो सन क्या है, मेन सीक्वेंस स्टार है, मतलब अभी इस समय अपनी लाइफ के सबसे स्टेबल फेज में है। फिर बोला कि भाई उसका जो रंग है ना, वो रंग के आधार पे हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, उसको G2V कैटेगरी में रखते हैं। ये क्या है, देखो मेरे भाई याद रखना, कोई भी स्टार होता है ना, उस स्टार को एक कैटेगरी बताने के लिए एक उसको कोड दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, G2V। ये जो पहला नंबर है ना, ये आपका पता है क्या बताता है, ये स्टार के कलर के लिए यूज किया जाता है। जहां पे जी लिखा होना समझ जाना मेरे भाई, ये येलो कलर के लिए प्रयोग होता है, तो मतलब उसका येलो कलर है। और ये टू शब्द जो लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये आपके स्टार जो है ना, उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसको एक नंबर दिया जाता है। तो हमारा जो सन है ना, उस हमारे सन का टेम्परेचर लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसके सरफेस का है ना, तो उसकी आधार पे उसको एक नंबर दिया गया है ये। और वी का मतलब क्या होता है कि अपने लाइफ के किस फेज में है, मेन सीक्वेंस फेज में है या इनिशियल फेज में है या अंतिम फेज में है। अगर वो मेन सीक्वेंस फेज में है तो उसके लिए वी ये कोड लिखा जाता है, और हमारे इस सन के लिए वी लिखा जाता है। तो G2V का मतलब येलो कलर का स्टार है, और उसका टेम्परेचर, ये 2 नंबर का मतलब है कि लगभग 5.5 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसके सरफेस का टेम्परेचर है। और वी का मतलब है कि वो मेन सीक्वेंस में है, अपने जीवन के मेन सीक्वेंस में है। ये मतलब मेरे भाई, अब देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान सा था, आज से पहले भी आपने रटा होगा, लेकिन ये चीज देखो अब भविष्य में क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप वो सीख जाओगे कि मुश्किल भी बनेगा तो भी कर दोगे बच्चे। और ये मैंने हर क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट किया है। किसी भी तारे का जो कलर होता है ना बच्चे, उसके सरफेस के टेम्परेचर को बताता है। और सूर्य जो है उसकी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिसके कारण इसका कलर हल्का सा पीला दिखाई देता है। हमारे जो खगोल शास्त्र है बच्चे, जो हमारे सब्जेक्ट है, उसके अनुसार जैसे जैसे तारे आपके ठंडे होते हैं ना, उनका रंग नीले से सफेद होगा, सफेद से पीला, पीले से नारंगी ना, और लास्ट में लाल हो जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज होते हैं। सूर्य का पीला रंग इसके जो अभी के समय पे इसके जो विकास यानी डेवलपमेंट की स्टेज है ना, और इसके जो लगातार इसके अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, उसको दर्शाता है, जो इसको ऊर्जा प्रदान करती है। बताइए मेरे भाई, उम्मीद करता हूं यार समझ में आया होगा। पूरी एक्सप्लेनेशन है भाई, तुम किताब में पढ़ के इतना नहीं सीख पाओगे जितना यहाँ एमसीक्यू से तुम्हें, क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यू सेशन नहीं है, ये रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेशन है बच्चे। तो सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा आपको। ओके सर, अगले पे आ जाओ भाई। सेकंड है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और ये आपका DSSS के अंदर 2021 में आ भी चुका है क्वेश्चन। समझिए मेरे भाई, इसने कहा भी जो जुपिटर है ना, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, प्लेनेट है। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये जो बात लिखी है ये क्या है, ये एक नेचुरल नियम लिखा हुआ है या एक फैक्ट लिखा हुआ है, एक तथ्य लिखा हुआ है। अब देखो इसमें कुछ भी नॉलेज चेक नहीं हो रही, यहाँ पे आपका IQ चेक हो रहा है। नॉलेज तो सबको है ही बच्चों को। तो ये क्या है, देखो यार ये कोई नियम थोड़ी है भाई, बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये तो क्या है सर, एक तथ्य है, एक फैक्ट है। तो सिर्फ 2 सही है आंसर, तो ठीक है भाई सब बता दोगे सर, 2 वाला सही है। अब समझो बृहस्पति के बारे में वो सारी जानकारी ले लो जो तुम्हारे पेपर में आ सकती है, बाकी और क्वेश्चन के जरिए और आप तक पहुंचाऊंगा। समझिए भाई, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जुपिटर है सर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक वैज्ञानिक फैक्ट है। विज्ञान में तथ्य वह जानकारी होती है जिसे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट या फिर प्रूफ के माध्यम से प्रमाणित किया जा चुका हो। और जो हमारा बृहस्पति है ना, उसका जो डायमीटर यानी व्यास है वो लगभग इतने किलोमीटर है, और इसका मास सौर मंडल के अन्य सभी प्लेनेट के कुल मास का लगभग 2.5 गुना है। इसके अपोजिट में प्राकृतिक नियम क्या होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये उन सिद्धांतों को कहा जाता है जो ये बताते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। अब चूंकि हमारा जो जुपिटर है उसके आकार को मापा जा चुका है और ये प्रमाणित भी हो चुका है, इसलिए हमारे सोलर सिस्टम के विषय में ये एक क्या है सर, सत्य बात है, यानी एक तथ्य है। तो दोनों बातें क्लियर होगी बच्चे। हम तथ्य उसको कहते हैं सर जिसको हमने मेजर कर लिया हो, और नियम उसको कहते हैं बच्चे, प्राकृतिक नियम उसको कहते हैं जो हमें बताते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है। तो ये ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, तो हमें तथ्य बता रहा है जिसको हम मेजर कर चुके हैं। चलिए, तो आंसर समझ गए ना बच्चे, सी आ जाएगा। तीसरे पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा, एक्सप्लेनेशन इसके पीछे बहुत शानदार दूंगा आपको, ये भी आ चुका है। शांत सागर
अवस्थित है। द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, देखो यहां नाम में शांत और सागर लिखा है, इसका सागर से दूर दूर तक कोई मतलब है नहीं, पहले आपको बता दूं। लेकिन है कहां पे और ये चीज क्या है, देखो आप सभी जानते हो सर मंगल पे है, यानी बी वाला ऑप्शन ये सॉरी चंद्रमा पे है, यानी कि सर बी वाला आंसर आ जाएगा। अब इसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी हम क्यों कहते हैं, देखो शांत सागर या सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या है, ये हमारे मून जो है ना उसके सरफेस पर स्थित एक विशाल अंधेरे वाला मैदान है। मैदान है बच्चे, ये जो जगह है ना ये हमारे मानव के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी जो अंतरिक्ष मिशन था ना अपोलो 11, उसका लैंडिंग मॉड्यूल जिसका नाम था ईगल, इसी स्थान पर, सॉरी ये वन है, ये मतलब पहली बार जो सक्सेसफुल था उसकी बात हो रही है, ईगल नाम था, इसी स्थान पर उतरा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सरफेस पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे, और चंद्रमा के इन काले धब्बे को प्राचीन जो खगोल शास्त्री थे ना उन्होंने लगा कि वो जल से भरे हुए सागर समझते थे, पहले समझते थे, पहले जल से भरे हुए सागर समझते थे, इसलिए इनका नाम लैटिन शब्द मारे के हिसाब से रखा गया, क्या आपका सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। वास्तव में फिर बाद में पता लगा कि ये क्षेत्र जो है ना प्राचीन काल में जो बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसाल्टिक जो लावा था ना उनके जमने से बने हुए हैं, जो अब सूख गए हैं और धूल भरे मैदान के रूप में दिखाई देते हैं। तो पहले लगता था कि कोई ये सागर है ना, लेकिन अब बाद में पता लगा कि भाई ये तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला था उसके जमने से बने हुए मैदान है, तो उसी का नाम है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। कोई समुद्र नहीं है, चंद्रमा के सरफेस पे पाया जाता है। ओके सर, अगले पे आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन ग्रुप में या सामूहिक रूप से जोवियन ग्रुप ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है। भाई हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है ना प्यारे बच्चों, वो प्लैनेट्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं। कुछ को हम लोग जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं या बाह्य ग्रह बोलते हैं, कुछ को अपन इंटरनल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। कुछ आपके सॉलिड मटेरियल से बने हैं, कुछ आपके गैसों से बने हुए हैं। तो आप इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं, जोवियन किसको कहते हैं। देखो जोवियन जो है ना बच्चे, नॉर्मली हम लोग ये जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण यानी यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी को कहा जाता है जोवियन, जो बाहर वाले हैं। कैसे कहा जाता है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे समझिए, पूरी एक्सप्लेन देता हूं। देखो भाई हमारा जो सोलर सिस्टम है ना उसके 8 प्लेनेट को उनकी संरचना और उनकी विशेषताओं के आधार पर दो ग्रुप में बांटा गया है। कुछ को बोलते हैं इंटरनल या पार्थिव या टेरेस्ट्रियल, यानी जहां पे भूमि ज्यादा है सॉलिड पार्ट ज्यादा है, और कुछ को कहते हैं बच्चे जोवियन। जोवियन प्लेनेट वे होते हैं जो आकार में बहुत विशाल हैं और मुख्य रूप से गैसों यानी हाइड्रोजन और हीलियम और बर्फ से बने हैं। इस ग्रुप में आपका बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण शामिल हैं। इन्हें हम गैस दानव या गैस गैंट भी कहते हैं, क्योंकि गैसों से बने हैं, क्योंकि इनके पास पृथ्वी की तरह कोई ठोस चट्टान वाला धरातल नहीं होता है, और इनका वायुमंडल अत्यंत डेंसिटी वाला होता है। और जो दूसरी तरफ आंतरिक या मैंने कहा था पार्थिव या टेरेस्ट्रियल, जिनको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आप बोलते हो, उनकी तुलना में जोवियन ग्रहों का घनत्व बहुत कम होता है, और इनके पास में छल्लों की एक सिस्टम होता है, और बहुत अधिक संख्या में इनके नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं। सुना होगा ना सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं, सैटर्न और जुपिटर के हैं ना। तो यही जोवियन जो प्लेनेट है ना, इनके सैटेलाइट भी हैं बच्चे, बहुत सारे उपग्रह होते हैं इनके। बताइए समझ में आ गई बात। तो सारी जानकारी बच्चे रख दी हैं, आराम से पढ़ोगे एक बार क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। Which of the following is the brightest planet in the solar system? हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आप कहोगे सर चमकीला तो वो होगा जो सबसे ज्यादा सूर्य के पास होगा, क्योंकि हीट ज्यादा मिलेगी उसको। तो मेरे भाई ये नहीं आंसर होगा आपका, वीनस, शुक्र इसका सही जवाब होगा। कैसे होगा समझिए जाओ, और आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे कि भी जो शुक्र यानी वीनस है ना, वो सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है। इसकी इतनी ज्यादा चमक का मुख्य कारण इसके वायुमंडल में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं, जो सूर्य के प्रकाश का लगभग 70% हिस्सा अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं बच्चे। भाई
इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर क्या करता है, मैक्सिमम हिस्सा इसका, मैक्सिमम हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है बच्चे, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट करने के कारण बेनिफिट क्या होता है हमें, रिफ्लेक्ट करने से ही फिर जो लाइट है वो आपके एटमॉस्फेयर में फैलेगी, और एटमॉस्फेयर में फैलने के कारण आपको ज्यादा आपका चमकीला दिखता है। और क्यों रिफ्लेक्ट हो रही, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं बच्चे। और एक चीज ध्यान रखना, जो प्लेनेट जितनी ज्यादा लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसमें से जितना ज्यादा हिस्सा बाहर रिफ्लेक्ट करता है ना, तो इसको बोलते हैं एल्बिडो। और ये एल्बिडो इसका ज्यादा होता है। एल्बिडो ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा लाइट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। अपनी इसी चमक के कारण इसे भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। जो वीनस है ना बच्चे, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम प्लेनेट है, और आकार में इसकी समानता के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता के कारण यहां तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है, जिससे यह बुध से भी अधिक गर्म और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। मतलब मेन चीजें क्या है बच्चे, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आवश्यकता से भी ज्यादा बढ़ जाना। कब बढ़ता है, जब कुछ ऐसी गैसें होती हैं जैसे CO2 वगैरह, तो इसके एटमॉस्फेयर में CO2 गैस भी है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। जो हीट इसके पास आई उसको एब्जॉर्ब करके रख लिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो गर्म तो दिखेगा ना भाई। सारी बातें आप सभी के सामने लिख दी हैं, हिंदी में आपके सिंपल लैंग्वेज में है, साथ में जहां जहां इंग्लिश टर्म की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है वो भी लिखी हुई है। इसके बाद कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर मुझे तो पूरा इंग्लिश में चाहिए, तो मेरे भाई ये आइसक्रीम तो है नहीं कि मार्केट में गए 10 रुपए दे दिए और हो गया। अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए किसी एक लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी की कोई आवश्यकता नहीं, कंसेप्ट समझना होता है, वो बहुत बेहतर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लेनेट सैटर्न अराउंड द सन। देखो ऐसे भी कदे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी आपका आ चुका 18 में। शनि का इसने पूछा कि जो सैटर्न शनि है सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर कितने समय में लगाता है बच्चे, तो सीधा आंसर देना आपको 29.46 वर्ष में लगाता है, डी वाला आ जाएगा। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लो, जो हो सकता है कि कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बने तो आपको आवश्यकता पड़े। जो शनि है ना बच्चे, शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.46 पृथ्वी वर्ष लगते हैं, और सूर्य से अत्यधिक औसत दूरी लगभग कितनी है, 1.4 अरब किलोमीटर है सूर्य से इसकी दूरी। इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण इसकी कक्षा बहुत बड़ी है, इसलिए इसकी जो सूर्य के चारों तरफ इसको एक चक्कर लगाना होता है, इसकी परिक्रमण गति है वो भी स्लो है। तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, और ये अपने 7 प्रमुख छल्लों की अद्भुत प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब इसके चारों तरफ गैसों के कुछ छल्ले पाए जाते हैं बच्चे, 7 छल्ले पाए जाते हैं। हालांकि इसका जो आपका परिक्रमण काल है ना, रिवोल्यूशन जो टाइम है बहुत लंबा है, लेकिन अपने एक्सिस पे जब ये स्पिन करता है ना तो बहुत तेज गति से स्पिन करता है, इसलिए इसका एक दिन लगभग 10 घंटे 34 मिनट का है। मतलब अपने एक्सिस पे 10 घंटे में स्पिन कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है, हमारे अर्थ से भी पहले कर लेता है। शनि का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो टाइटन, सॉरी जो सैटेलाइट है वो टाइटन है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। मतलब शनि का जैसे हमारा सैटेलाइट मून है ना, तो वैसे सैटर्न का जो सैटेलाइट है ना वो इतना बड़ा है कि वो मरकरी से भी बड़ा है, यानी प्लेनेट से भी बड़ा तो इसका सैटेलाइट है। और इसका एटमॉस्फेयर भी क्या है बच्चे, डेंसिटी वाला है, ज्यादा सघन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इनमें से सोलर सिस्टम के जो भी आपके पिंड हैं, जो बॉडी हैं, जो प्लेनेट हैं, उनके बढ़ते हुए डेंसिटी के हिसाब से कौन सा अनुक्रम सही है। मतलब डेंसिटी के हिसाब से बताओ। देखो यार एक बात तो समझ लो कि डेंसिटी की जब भी बात आती है ना, तो सन के आसपास वाले 4 जो प्लेनेट हैं वो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं, क्योंकि वहां पे सॉलिड सरफेस पाया जाता है, ठोस चट्टानें पाई जाती है। लास्ट वाले जो 4 हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले उसको लिखना है जिसकी डेंसिटी कम है, तो लास्ट वाले 4 में से लिखना आपने कोई ना कोई। लास्ट वाले 4 में से कौन है, बृहस्पति। देखो ये रहा, तो या तो ये बृहस्पति वाला ये ऑप्शन सही होगा या ये सही होगा। तो इन दोनों में से हमें एक देखना। समझो मेरे भाई, इस पूरे कंसेप्ट को समझो क्या सही होगा। देखिए सोलर सिस्टम के जो भी बॉडीज हैं, जो पिंड हैं, उनकी डेंसिटी उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना पर डिपेंड करती है। आंतरिक संरचना मतलब उनके अंदर सॉलिड सरफेस है कि गैसें हैं।
जो गैस वाले ग्रह है ना, जैसे बृहस्पति हो गया, उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि वे मुख्य रूप से गैसों से बने हुए हैं। जो हमारा जुपिटर है उसका औसत डेंसिटी लगभग 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके विपरीत जो हमारे टेरेस्ट्रियल यानी इंटरनल यानी पहले जो 4 प्लेनेट हैं वो चट्टान और भारी धातुओं से बने होने के कारण ज्यादा डेंसिटी वाले हैं। अब जो आपको दिया गया है ना, उसमें मंगल की डेंसिटी लगभग इतनी है, बुध की डेंसिटी लगभग इतनी है बच्चे, और पृथ्वी पर सौरमंडल का सबसे सघन पिंड है ही पृथ्वी हमारा। इसका औसत घनत्व हमारे पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है, आप जानते हो। तो बढ़ते हुए सही क्रम का अनुमान लगा सकते हो। सबसे कम डेंसिटी बृहस्पति की, उसके बाद मंगल, फिर बुध, और सबसे ज्यादा डेंसिटी तो हमारी पृथ्वी की है ही। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ और आप सभी जानते भी हो उस बात को। चलिए सर, क्लियर हो गई। अब बच्चे ये क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ऐसे ही अगर आपको चाहिए, ये बुक है, प्रीमियम एमसीक्यू की बुक है बच्चे। बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज आपके अभी सिलेबस के हिसाब से जस्ट अभी आपकी लॉन्च हुई है। एमपीटेट वर्ग 2 प्रीमियम एमसीक्यू बुक है बच्चे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। पिछले सालों के क्वेश्चन भी इसके अंदर मिलेंगे आपको, और आप आपके राज्य के नहीं, आपके आसपास के सभी राज्यों के आपको मिलेंगे। और बुक प्राइस अभी 499 लिखा हुआ है। समथिंग समथिंग आपके घर पे ही आ जाएगी। संसारम एप्लीकेशन से ऑर्डर करोगे, घर पे ही आ जाएगी बच्चे। अभी आपके लगभग यहाँ तो 500 लिखा है, आपको इसमें से भी मान लो 30-40% कम ही प्राइस पे आपके आ जाएगी। समथिंग 299 के आसपास अभी ये जो ऑफर चल रहा है 299 के आसपास आपके घर पे आ जाएगी, संसारम एप्लीकेशन से ऑर्डर करेंगे तो। फिर बच्चे एमपीटेट वर्ग 2 साइंस के लिए जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा है, मुझसे पढ़ना चाहता है, 3 बैच हैं। सिर्फ प्री के लिए है 749, मेंस के लिए है 999, प्री प्लस मेंस के लिए बच्चे ये 1249 ये प्राइस है। अभी 50% प्राइस पे मिल रहे हैं सारे, ये 50% ही लिखा हुआ है। जस्ट आपके कुछ समय के बाद में ये सारे बैच आपके इनके प्राइस अभी के कंपैरिजन में डबल हो जाएंगे। अभी आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, तो बैच को ज्वाइन करके बहुत शानदार यूनिट वाइज तैयारी कर सकते हो। फिर बच्चे जो एस्पिरेंट्स आते हैं, सर मुझे तो वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों की तैयारी करनी है सर, वर्ग 1 का प्री, वर्ग 1 का मेंस, वर्ग 2 का प्री, वर्ग 2 का मेंस पूरी ही करनी। तो बच्चे ये सुपर कॉम्बो बैच आपके लिए अभी आपको 500 रुपए के डिस्काउंट में मिल रहा है, सिर्फ 1999 का मिल जाएगा बच्चे। चलो अभी हम आते हैं अपने काम की बात पे, और जो सेशन हमारा चल रहा था उसी को बढ़ाते हैं। 8वां क्वेश्चन बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर फैमिली। इनमें से हमारे सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, बॉडी कौन सी है? भाई सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड कौन है, बता सकते हो? अब बच्चे कहेंगे सर जुपिटर। मेरे भाई सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड तो सूर्य खुद ही है। दूसरे नंबर पे बड़ा तुम किसको कहोगे? सर जुपिटर को कह सकते हो, तो वो जुपिटर होगा। अब समझ लीजिए जरा, हमारे सोलर सिस्टम में आकार के अनुसार सबसे बड़ा पिंड तो हमारा सन है, जो कि एक स्टार है, और सौर मंडल हमारे सोलर सिस्टम के कुल मास का 99.8% हिस्सा इसी के अंदर है बच्चे। सूर्य के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो पिंड है ना, वो बच्चे आपका कौन है सर? वो बृहस्पति है, जुपिटर है। और बृहस्पति ग्रहों की श्रेणी में पहले स्थान पे आता है, लेकिन पूरे सौर मंडल जिसमें सूर्य भी शामिल हो तो इसके संदर्भ में ये दूसरे स्थान पे आएगा। मतलब प्लेनेट में पूछे तो जुपिटर सबसे बड़ा, लेकिन पूछे ओवरऑल बॉडीज में से तो फिर तो भाई सन ही सबसे बड़ा होगा, जुपिटर सेकंड नंबर पे चला जाएगा। यही बात लिखी हुई है। सूर्य का जो डायमीटर है ना बच्चे, वो हमारे जुपिटर के डायमीटर से लगभग 10 गुना बड़ा है। बृहस्पति इतना विशाल है कि इसमें 1300 से अधिक हमारी पृथ्वियां समा सकती हैं, और बृहस्पति के बाद में शनि और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा पिंड है। ये गणना इसके व्यास और आयतन के आधार पे की जाती है। समझ गए बात को? ओके सर, अगले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा बच्चे? विच प्लेनेट हैज नो सैटेलाइट? किसके पास में उपग्रह नहीं है? तो भाई बुध, शुक्र, ये आसपास वाले ही, इनके पास में उपग्रह नहीं होते। यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है, सी आंसर आ जाएगा आपका, है ना? सी आ जाएगा। सोलर सिस्टम के 8 हमारे मेन प्लेनेट हैं, उनमें से 2 जो प्लेनेट है ना, एक तो बुध और एक शुक्र, ये ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून नहीं है। अन्य सभी ग्रहों के पास में या उनसे अधिक उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 हैं, शनि के पास 140 से भी ज्यादा हैं, शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, और ये अपनी अत्यंत धीमी घूर्णन गति के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल के शुरुआती विकास के दौरान सूर्य के अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स और इन
आंतरिक ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण इनके पास में उपग्रहों का निर्माण नहीं हो पाया। मतलब सूर्य के बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होने के कारण सूर्य के जो बहुत पास वाले प्लेनेट हैं उनके चारों तरफ सैटेलाइट का निर्माण नहीं हो पाया, क्योंकि सूर्य का खुद का ग्रेविटेशन इतना था वो टिकने ही नहीं देगा उनको, इसलिए प्लेनेट का निर्माण नहीं हो पाया, ऐसा एक्सक्यूज दिया जाता है। तो बच्चे याद रखना, मरकरी और वीनस ये दो हैं ऐसे जहां पे आपको प्लैनेट्स नहीं मिलेंगे। अगले पे आ जाओ सर, इनमें से कौन सा प्लेनेट सूर्य के सबसे अधिक दूर है? तो दूर तो यार पता ही है, नेपच्यून होता है, वरुण होता है ना, वरुण सबसे दूर है। अब वरुण के बारे में कुछ खास बातें बता दूं आपको, चलिए व्याख्या देख लीजिए। वर्तमान में जो वरुण यानी नेपच्यून है ना बच्चे, ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित 8वां प्लेनेट है। 2006 में पहले हम जो प्लूटो हमारा है, प्लूटो को भी हम सोलर सिस्टम का 9वां प्लेनेट मानते थे, पहले प्लूटो होता था 9वां, इसके बाद का जो सबसे दूर था। लेकिन इंटरनेशनल खगोलीय संघ या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट द्वारा प्लूटो को बोना ग्रह यानी उसको हमने ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया। उसके बाद अब हमारा यूरेनस जो है ना, नेपच्यून जो है वही सबसे बाहरी ग्रह है। वरुण हमारे सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर की औसत दूरी पे है। अपनी विशाल कक्षा के कारण इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। अत्यधिक दूरी के कारण यह सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे और अशांत क्षेत्र ग्रहों में से एक है, जहां पे हवाओं की गति बहुत तेज होती है। ठीक है बच्चे, शांति नहीं है, अशांत है, हवा गति तेज होती है, तो सबसे बाहर यही है। चलिए सर 11 नंबर पे आ जाओ। कौन से प्लेनेट के लिए जो ईयर है, जो वर्ष है, उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है? वर्ष की सबसे अधिक लंबाई का मतलब कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है? यही तो बताना है। सबसे दूर कौन है? सबसे दूर प्लूटो, तो प्लूटो ही लेगा सर। प्लूटो के बारे में बातें हमने जान ली। तो हमारा कोई भी जो प्लेनेट है ना, उसके एक वर्ष की लंबाई इस बात पर डिपेंड करती है कि वो सूर्य से कितना दूर है, और वो सूर्य से जितना दूर होगा उसकी कक्षा उतनी ही, उसकी जो कक्षा घूमने एक चक्कर पूरा करने के लिए जो रास्ता है उतना ही बड़ा होगा, और उसे उसके चक्कर काटने के लिए उतना ही अधिक समय लगेगा। तो जो विकल्प दिए हैं उसमें से प्लूटो आपका सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, वही होगा बच्चे। सबसे अधिक होती है, लगभग 248 साल लगते उसको पृथ्वी से कंपेयर करोगे तो मेरे भाई। ठीक है, और तुलनात्मक रूप से वरुण को 165 वर्ष और बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर, प्लूटो जो है ना, प्लूटो को 248 वर्ष लगते हैं, और वरुण को 165 लगते हैं, और बृहस्पति को लगभग 12 वर्ष लगते हैं। हालांकि प्लूटो तो अब एक बोना ग्रह है, प्लेनेट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई, अब के हिसाब से फिर हमारा सही आंसर क्या होगा? नेपच्यून होगा सर। अगर प्लूटो भी हमारा प्लेनेट होता तो ज्यादा समय तो वो लेता था, लेकिन अभी तो मेरे भाई वो हमारा प्लेनेट की कैटेगरी में ही नहीं है, तो उसको आंसर नहीं लगाएंगे। 12 नंबर पे आ जाओ बच्चे, 12 नंबर क्वेश्चन। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? ये भी आपका 9 में आया था, 10 में आया था, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे नजदीकी है सर मरकरी, आप बोलोगे उसको। अब मरकरी के विषय में कुछ बातें जान लो, क्योंकि फैक्ट तो आसान था, क्वेश्चन तो आसान आता, लेकिन हमें तो सर सभी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है ना। तो अभी समझिए बच्चे एक्सप्लेनेशन। जो मरकरी होता है सर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, और ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। सूर्य से इसकी एवरेज जो डिस्टेंस है वो 5.8 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण ये बहुत तेज गति से चक्कर काटता है, जिससे इसका एक वर्ष मात्र 88 दिनों का ही पूरा हो जाता है। बुध के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण वहां दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और रात में माइनस का 180 डिग्री तक ठंडी हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद जो मरकरी है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। शुक्र अपने घने बादलों और इससे भी अधिक गर्म रह सकता है घने बादलों के कारण। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ मरकरी आंसर तो ठीक है छोटा सा था, लेकिन मैंने मरकरी के रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकता है वो जानकारी बता दी। पर मैं तो इतनी कहता हूँ, ये एमसीक्यू सेशन को ढंग से कर लोगे ना, कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे उसके बारे में जितना दी बेस्ट हो सकता है मैंने एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए तैयार कर रखी है। आइए बच्चे, खगोलविदों के अनुसार, जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स हैं, हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी है ना उनकी कुल संख्या लगभग कितनी है? देखो यार, गैलेक्सियां क्या होती हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम से मिलके जो बनती है। भाई हमारा एक स्टार है, स्टार से सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम से मिलके गैलेक्सी बनती है। तो लगभग हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सियां हैं? 100 से 200 अरब के आसपास बच्चे, ये बिलियन के आसपास बताई गई हैं।
समझ लो थोड़ी सी बात इसके विषय में। वैसे तो जो बैच है, बैच के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बहुत सारे लेक्चर में आपको समझाया है ये सारी बातें। अब यहाँ आप क्या सीख सकते हो समझो जरा। भाई हमारे आज का जो एस्ट्रोनॉमर है ना, उन्होंने जो अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया है, या फिर एक टेलीस्कोप जानते हो, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो लगा हुआ है, ऐसे ऐसे उन्नत इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है, तो उससे जो, और देखो उससे जो डाटा प्राप्त हो ना, यूनिवर्स भी हमारा ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जो ऑब्जर्वेबल है, और ऐसा भी मानते हैं कि जो बहुत सारा हिस्सा ऐसा भी है जो आज तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जितना हमने नॉलेज लिया है ऑब्जर्वेबल जो है ना, उसके हिसाब से 100 से 200 अरब के बीच में मानी जाती है। और अब हमारे ब्रह्मांड के विस्तार और जो डार्क मैटर है उसके प्रभावों को देखते हुए कुछ नए जो रिसर्च आए हैं ना, उनके हिसाब से ये माना गया है कि भाई ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे, गैस के बादल और ग्रह प्रणालियां होती हैं। हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे जिसको कहते हैं, दुग्ध मेखला, इसमें लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं। यानी ब्रह्मांड की ये विशालता दर्शाती है कि हमारा सोलर सिस्टम इस अनंत, इस इनफाइनाइट अंतरिक्ष का एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा माना जाता है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चे आपको? कुछ यहां पर हमें डाटा दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डाटा सही है। पहला है कि भाई हमारा सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं ना, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ठीक है यार, दिक्कत क्या है इसमें? हमारे प्लैनेट्स की स्ट्रक्चर जो है ना, वो सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। भाई सूर्य से जो प्लैनेट जितना दूर है उसके हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर भी सेट होती है। चलो ठीक है सर। तीसरा है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह हैं वो चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे और उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। मतलब कहने की कंक्लूजन यही है कि सूर्य के जो सबसे नजदीक हैं वो ग्रह आपके चट्टानी भाग वाले हैं, सॉलिड सरफेस वाले हैं। जो बाहर वाले ग्रह हैं ना, वो जिन तत्वों से बने थे वो उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं। ये तो गड़बड़ लग रहा है यार। जो प्लेनेट दूर हैं, अभी तो आपने पढ़ा था कि सर वो तो गैसियस प्लेनेट हैं, जोवियन प्लेनेट आपने पढ़ा था ना, तो वो ठोस तो नहीं है यार। तो मतलब ये है सर, ये चौथा गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यही तीनों बातें हैं, यहाँ लिखी भी हुई हैं, मैं समझा भी चुका हूं आपको। एक बार एक्सप्लेन करके समझा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए घर पे आपको। सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट है ना बच्चे, उनका जो फॉर्मेशन है वो सूर्य के चारों ओर मौजूद एक निहारिका, मतलब एक गैसों का गोला ही था, उससे हुआ है। गैसों के गोले से हुआ है। भाई जितने प्लैनेट्स वगैरह है वो निहारिका से हुआ है। सोलर नेबुला, नेबुला शब्द पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको बैच के अंदर। सूर्य के निकट का तापमान बहुत अधिक था, इसलिए वहां केवल चट्टानें और धातुएं ही ठोस अवस्था में रह सकी, जिससे हमारे जो पार्थिव ग्रह हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं जैसे पृथ्वी और मंगल है, उनका निर्माण हो गया उससे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती गई ना, तो तापमान कम होता गया, जिससे हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और बर्फ के जो टुकड़े हैं ना, वो इकट्ठे होकर के और एक जोवियन प्लैनेटों का निर्माण कर लिया। तो चौथा गलत है। कहने की बात यह है कि भाई सूर्य के आसपास तापमान ज्यादा था, तो जो सॉलिड पार्टिकल थे ना सिर्फ वही रुक सके, इसलिए सॉलिड प्लैनेट बने। लेकिन जब दूर गए तो तापमान कम हो गया। कम होने से क्या हो गया कि वहां के गैस से भी कंप्रेस हो गई है ना, और उन गैसों ने भी कंप्रेस करके कुछ प्लैनेट्स का निर्माण कर लिया। तो इसलिए चौथा पॉइंट गलत है, यही बात मैंने आपको बताई है। 15 नंबर पे आ जाओ बच्चे। हमारी पृथ्वी के सरफेस पर जो मौसम परिवर्तन है ना, उसके लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करो। भाई मौसम परिवर्तन का कौन सा कारण, मौसम या जलवायु या ऋतुएं, सीजन बोल सकते हो, सीजन परिवर्तन के लिए इनमें से कौन कौन सा कारण है? पहला, हमारी पृथ्वी का घूर्णन, यानी हमारी अर्थ जो रोटेट करती है, क्या ये कारण है? भाई हमारी अर्थ रोटेट करती है। देखो दो गतियां होती है, एक रोटेट, एक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, और आप सब लोग 6ठी 7वीं क्लास में ही सीख के आ चुके हो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होते हैं। रिवोल्यूशन से तो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने से दिन रात बनते हैं, उससे सीजन थोड़ी चेंज होते, तो रोटेशन वाला तो गलत है। दूसरा सही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, झुकी होने से भी हमारे सीजन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और हमारे सूर्य का घूर्णन, रोटेशन ऑप्शन। अब सूर्य घूमता है क्या? भाई सूर्य तो नहीं घूमता, मैंने तो कभी देखा नहीं सूर्य घूमते। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? हमारे पास में केवल ये दूसरा और तीसरा ही सही है, तो बी आंसर आपको दिया गया है, वही हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। हमारी जो पृथ्वी है बच्चे, उस पर जो सीजन है, ऋतुएं हैं या मौसम है, उसमें परिवर्तन दो मुख्य ज्योग्राफिकल रीजन के संयोग से होता है।
पहला पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन करना, और दूसरा हमारी अर्थ का अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री के झुकाव होना। अब यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो पूरे वर्ष सभी स्थानों पे दिन और रात बराबर होते और ऋतु परिवर्तन नहीं होता। इस झुकाव के कारण ही वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग गोलार्धों पे सूर्य की ओर होते हैं। भाई अलग अलग झुकी हुई है ना, इसलिए अलग अलग हमारी अर्थ के जो हेमिस्फीयर हैं, कभी ये हेमिस्फीयर सूर्य के चारों के सामने आ गया, कभी ये हेमिस्फीयर सूर्य के सामने आ गया, तो अलग अलग हेमिस्फीयर सूर्य के सामने आएंगे तो हमारी अर्थ का जो भी हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहां पे अलग सीजन होगा और जो पीछे होगा वहां पे अलग सीजन होगा। अर्थ झुकी नहीं होती तो इक्वली पूरा का पूरा अर्थ सूर्य के सामने रहता, तो इतना थोड़े सीजन चेंज होता मेरे भाई। फिर तो दो रीजन होते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात। 16 नंबर पे आ जाइए बच्चे, क्या कह रहा है आपको, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिया गया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, हेलियो का मतलब होता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब है कि भाई हमारे जो जितने प्लैनेट्स वगैरह हैं ये सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये किसने दिया था? ये दिया था कोपरनिकस ने बच्चे। अभी देखो पूरा समझो एक बार, अभी क्यों दिया गया, इससे पहले क्या था समझो भाई। हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मतलब सूर्य, सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन आपका किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने किया था 1543 में। इस सिद्धांत ने जो इससे पहले ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत आने से पहले जो पहले सिद्धांत कौन सा चलता था? जियोसेंट्रिक चलता था। जियोसेंट्रिक क्या कहता था कि जितनी भी चीजें है ना हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही हैं, सूर्य के चारों तरफ नहीं है, तो उसको इसने बदला था 1300 वर्षों तक। और ये जो पिछला सिद्धांत था ना वो टोलेमी ने दिया था। 1300 वर्षों तक हम यही मानते रहे कि हर चीज हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, तो इसी को बदला था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने वैज्ञानिक और मैथमेटिकल लॉजिक दिए और इससे सिद्ध किया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सहित सभी प्लेनेट उसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हालांकि प्राचीन काल में भारतीय जो खगोल शास्त्र था, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने भी पृथ्वी के घूमने के संकेत दिए थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इस मॉडल को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय हम लोग कोपरनिकस को देते हैं। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चे आपको, जो हमारे सबसे नजदीक एक स्टार है टी टोरी, पृथ्वी से कितने दूरी पर है, कितने लाइट ईयर दूर है? समझो भाई जरा बात को, क्या दिया गया भाई। टी टोरी ये जो स्टार है ये खगोल विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है ना नवजात या विकासशील तारे होते हैं। मैंने कहा तारे के जीवन में 3 स्टेज होती हैं, एक जो विकास वाली स्टेज, एक आपकी स्टेबल स्टेज, एक आपकी फाइनल। तो पहली स्टेज के तारे होते हैं ये टी टोरी जिनको हम बोलते हैं। इनकी आयु लगभग 1 करोड़ वर्ष से भी कम होती है। ये स्टार अभी अपने विकास के उस चरण में है जहां उनमें नाभिकीय संलयन की जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है ना वो पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है, मतलब एनर्जी बनना भी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो टी टोरी तारे हैं वो मुख्य रूप से उनके नाम है टोरस हो गया या फिर सारथी हो गया, ओरिजा, तारामंडल के सबसे के आणविक बादलों में स्थित हैं। इनकी दूरी पृथ्वी से लगभग 400 से 450 प्रकाश वर्ष के बीच दूर है। इन तारों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा सूर्य और सौरमंडल अपने शुरुआती दिनों में किस प्रकार बने होंगे। मतलब इन तारों की स्टडी करके हमें यह पता लगता है कि हमारा भी तो सन एक स्टार है और हमारा सन है, तो वो भी तो कभी न कभी इस अवस्था में हुआ होगा, तो वो भी कैसे ही निर्माण हुआ होगा। इन चीजों की स्टडी करने में हमें आसानी मिलती है इससे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसने बोला कि जो व्हाइट ड्वार्फ जो होते हैं ना, बहुत छोटे तारे होते हैं। व्हाइट ड्वार्फ सुना होगा ना बच्चे आपने, व्हाइट ड्वार्फ मैंने आपको जब कंसेप्ट सिखाया था तो मैंने कहा था कि जो स्टार होते हैं वो अपने अंतिम अवस्था में कई अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं। तो व्हाइट ड्वार्फ बहुत छोटे तारे होते हैं। व्हाइट ड्वार्फ का डेंसिटी किसी भी दूसरे हमारी बॉडी से बहुत अधिक होता है। उनकी डेंसिटी पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। और जो व्हाइट ड्वार्फ हैं उनका 1 चम्मच पदार्थ मटेरियल उठा लोगे ना तो वो 10 क्विंटल हो सकता है। मतलब व्हाइट ड्वार्फ यानी स्टार की वो स्टेज है जब स्टार इतना डेंस हो जाता है, इतने पास पास उसके पार्टिकल आ जाते हैं कि इतना भारी हो जाएगा, तुम 1 चम्मच भी भरोगे ना उस मटेरियल की 10 क्विंटल हो जाएगी। इतने भारी मटेरियल हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में दिया इसने, हमें बताना है कौन सी बात सही है। भाई मुझे तो इन बातों में से आपकी
जो बातें कौन सी सही लग रही है? चारों सही लग रही है, 1 2 3 4, चारों ही बात सही है मेरे भाई। तो पे आंसर ही आपका आ जाएगा। तो अब समझा मैंने दिया है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा बता देता हूं ये स्टेज कैसे आती, कब आती है। जो व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन जो है ना, ये किसी भी कम मास वाले स्टार जैसे हमारा सूर्य है उसका अंतिम अवशेष होता है। मतलब सूर्य जब डिस्ट्रॉय होकर अंतिम में क्या बनेगा? तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। जब स्टार अपना जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो समाप्त कर लेता है, जब आज स्टार है सूर्य, सूर्य के पास में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो उसके पास में बहुत सारी एनर्जी बन रही है, एक समय के बाद में एनर्जी खत्म भी होगी, तो वो क्या करेगा? वो ग्रेविटेशन के कारण सिकुड़ जाएगा और बहुत छोटा और डेंसिटी वाला हो जाएगा। तो तब हम बोलेंगे एक श्वेत वामन तारे का निर्माण हो गया। और इसकी डेंसिटी इतनी हो जाती है कि लगभग पानी की डेंसिटी से 10 लाख गुना ज्यादा होती है। मतलब एक चम्मच पानी में जितना वजन होता है उससे 10 लाख गुना वजन होगा एक चम्मच इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार का ले लो तुम। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। 19 नंबर पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटा दिन कहाँ होता है? छोटा दिन वहां होगा जो जल्दी से स्पिन करेगा। जल्दी स्पिन कौन करता है? नाम बताओ, बात खत्म। ए वाला है सर। मतलब दिन की लंबाई इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई प्लेनेट अपने एक्सिस पे कितनी तेजी से घूमता है। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र दिए गए हैं। इनमें से पृथ्वी पर दिन की अवधि सबसे छोटी होती है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन लगभग 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। मंगल 24.6 घंटे का होता है। इसके विरुद्ध बुध का 59 पृथ्वी दिन का होता है। शुक्र का 243 दिन का होता है। तो सबसे छोटा हमारी अर्थ का ही है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन दिया है हैली, गेल और विल्सन, ये किस चीज के नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो मेरे भाई। हैली, गेल और विल्सन किस चीज के नाम है? देखो, हैली, गेल, विल्सन ये सारे धूमकेतु हैं, कॉमेट्स हैं। पुच्छल तारा सुना होगा ना, वही है ये, कॉमेट्स हैं। क्या होते हैं कॉमेट्स? धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु आइस, धूल और जमी हुई गैसें और छोटे मोटे चट्टानों के कणों, इनसे बने हुए आकाशीय पिंड होते हैं। इनसे बनी हुई बॉडी होती हैं जो सूर्य की सूर्य की बहुत लंबी अंडाकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य की गर्मी से इनकी बर्फ वेपर बनने लगती है और गैस और धूल का एक विशाल चमकीला बादल सा दिखता है जो हमें इसके पीछे पूंछ जैसा दिखता है बच्चे। इसलिए इनको पुच्छल तारा भी कहते हैं। मतलब ये जैसे सूर्य के निकट से गुजरते हैं ना, तो निकट से गुजरेंगे ना मेरे भाई, तो गैस से जलने के कारण गैस से पीछे की तरफ निकलने लगती हैं, बर्फ की भाप निकलने लगती है पीछे की तरफ। हमें लगता है कि ये तो पूंछ है इस स्टार की, इसलिए पुच्छल तारा कहते हैं इन सभी को हम। चलिए, हैली धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध है जो 76 वर्ष में पृथ्वी से दिखाई देता है एक बार। ठीक है भाई, चलिए सर। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन है कि 1543 में पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी को बदल के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया? अभी तो बताया था कोपरनिकस ने दिया था मेरे भाई, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, लिखा हुआ सारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और हमारे सन हैं, उनके बीच के प्लेनेट बताने बच्चे, आपने ग्रह बताने कौन कौन से हैं। तो पता है क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच कौन कौन से प्लेनेट आते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? पहले तो आप ये बात समझ लो एक बार। हमारे सोलर सिस्टम में जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, जहां पे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पहले 4 ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इस पट्टी के अंदर सूर्य की ओर यही स्थित हैं, इसलिए हम इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं बच्चे, या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्योंकि ये चारों ग्रह सूर्य और क्षुद्र ग्रह पट्टी के मध्य स्थित हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। क्षुद्र ग्रह जो है बच्चे पट्टी के बाहर ग्रह, अब क्षुद्र ग्रह से बाहर कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे हैं, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है या जोविन ग्रह कहा जाता है। समझ गए ना आप लोग? आंतरिक और बाह्य क्यों कहते हैं? जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में बहुत सारे आपके ऐसे चट्टानी टुकड़े घूम रहे हैं जिनको एस्टेरॉइड बोलते हो आप लोग, तो उनके जो अंदर है उनको आंतरिक ग्रह, जो बाहर है उनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, समझिए जरा। पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। अभी जो हमने कॉमेट्स का नाम लिया था, कॉमेट्स का एक एग्जांपल बताया था मैंने, पुच्छल तारा जो 76 वर्ष में एक बार दिखता है, हैली बताया था मैंने आपको। तो अभी आपसे ओवरऑल पूछा है कि जो पुच्छल तारे हैं, जो कॉमेट्स है ना, ये आप बताइए हमें कि किसकी परिक्रमा करते हैं मेरे भाई? ये भी तो सूर्य की करते हैं, ये भी सूर्य की करते हैं, ध्यान रखना।
पुच्छल तारे, जिन्हें धूमकेतु भी कहा जाता है, ये आकाशीय धूल, बर्फ और बर्फ गैसों से बने पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पिंड सूर्य से बहुत दूर और ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन जब ये अपनी लंबी अंडाकार कक्षा में सूर्य के नजदीक आते हैं तो सूर्य की गर्मी से इनकी बर्फ वेपर में बदल जाती है और वाष्प और धूल के कण सूर्य के विकिरण दबाव के कारण एक लंबी चमकीली पूंछ का का रूप ले लेते हैं, जो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ये खास बात है, आपसे पूछे देंगे कि बताइए कॉमेट्स की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है, सूर्य की दिशा में या सूर्य से विपरीत? सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। सौर मंडल के प्राचीन अवशेष माने जाते हैं ये, और इनका अध्ययन ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में सहायक होता है। अगले पे आ जाओ। हमारे प्लैनेट्स की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? भाई हमारे जो ग्रह है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कई सारे प्रकार के सिद्धांत आपको दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है? पहला है कि हमारे प्लैनेट का निर्माण जो नेबुला गैसों का बादल था उससे अलग हुए 9 छल्ले के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूहन कारण हुआ। इसने कहा सबसे पहला कि भी गैसों का बादल था, उसमें से 9 अलग अलग छल्ले बने गैसों के, प्रत्येक छल्ला गांठ बन गया, मतलब संकुचित हो गया, और हर एक संकुचित हिस्सा हमारा प्लेनेट बन गया। एक तो ये है कि भी नेबुला से हुआ है। दूसरा है ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले हुए एक छल्ले से पुनः निकले हुए 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग अलग समूहन कारण हुआ है। यानी पहले नेबुला से एक छल्ला निकला, फिर उससे 9 छल्ले निकले गैसों के, फिर अलग अलग छल्ले इकट्ठे हो गए तो अलग अलग उन्होंने प्लेनेट बना लिया। फिर बच्चे ग्रहों का निर्माण ग्रह के अणुओं के समूहन के कारण हुआ है, और ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। ये 4 बातें हैं मेरे भाई समझो यार। देखो फिलामेंट थ्योरी आपने अगर पढ़ी है, सही आंसर मुझे लग रहा है फिलामेंट थ्योरी। देखो जेम्स जीन्स जो है ना, उन्होंने एक टाइडल हाइपोथेसिस दिया था, एक जवारीय संकल्पना दी थी, टाइडल हाइपोथेसिस। क्या था सर? इसके अनुसार हमारे प्लेनेट का निर्माण सूर्य से अलग हुए एक फिलामेंट से हुआ है, सूर्य से अलग हुए एक फिलामेंट से हुआ है। इस थ्योरी के अनुसार जब एक कोई विशाल स्टार सूर्य के निकट से गुजरा तो उसके जवारीय आकर्षण के कारण सूर्य की बाहरी सतह से सिगार के आकार का एक गैसीय भाग निकला। फिर से समझो, इसने कहा कि एक बहुत विशाल स्टार, ये मान लो हमारा सन है, एक और विशाल स्टार जब हमारे सूर्य के पास से निकला तो हमारे सन से क्या हुआ, एक सिगार की शेप में गैसों के बादल खींचे इसने बाहर निकले, और ये जो बाहर की तरफ निकला ना सिगार शेप का, इसी को बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट फिर बाद में ठंडा हो गया अलग होके, और कंप्रेस हो गया, संकुचित हो गया, और कई टुकड़ों में टूट गया, जिससे सौरमंडल के अलग अलग प्लेनेट की उत्पत्ति हुई। यही सिद्धांत है मेरे भाई, ध्यान रखना, इसी को सबसे सही माना जाता है हमारे द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है एक प्लेनेट की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? देखो भाई, ये सन है ना, अगर तो कोई भी जो प्लेनेट घूमता है ना, वो हमेशा ऐसे गोल नहीं घूमता, वो ऐसे अंडाकार शेप में घूमता है। एक समय ऐसा होता है जब सूर्य के बहुत नजदीक होता है, एक समय ऐसा होता है जब वो सूर्य से बहुत दूर होता है। तो इसने कहा है कोई भी प्लेनेट जब अपने कक्षा में सूर्य के सबसे अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम दूरी पे होता है, मतलब सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी जिस समय पे सबसे अधिकतम होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चे? ये आपसे पूछा, उसको कहते हैं एपोजी। देखो सॉरी, एपोजी, पेरिजी, अपहेलियन या पेरीहेलियन। देखो 4 टर्म है, 2 टर्म हम मून और हमारे अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, 2 टर्म सूर्य के लिए। अब सूर्य के लिए जो यूज करोगे उसमें सौर शब्द जरूर मिलेगा या हेलियो जरूर मिलेगा। देखो ये रहा अपहेलियन, अप दूर, हेलियन मतलब सूर्य से, उपसौर, पेरीहेलियन सूर्य से नजदीक। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई सही आंसर इसका हो जाएगा सर अपसौर। अपसौर समझो, अब एक्सप्लेनेशन एक बार बता देता हूं आपको। जब कोई प्लेनेट अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए उससे अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपहेलियन यानी अपसौर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के संदर्भ में यह स्थिति लगभग 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य सबसे दूर होते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से लगभग 15.20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। इसके विपरीत जब ग्रह सूर्य के सबसे निकट होते हैं तो उपसौर यानी पेरीहेलियन कहते हैं।
ध्यान देने को बात है कि एपोजी और पेरिजी का प्रयोग चंद्रमा और हमारे जो पृथ्वी है उससे दूरी के दर्शाने के लिए किया जाता है, न कि सूर्योदय दूरी के लिए। क्लियर हो गई बात। एपोजी पेरिजी मैंने बताया था, ये हमारे मून के लिए यूज करते हैं। मून जब नजदीक है तो पेरिजी, दूर है तो एपोजी, सूर्य के लिए हम अलग यूज करते हैं। तो बच्चे ये था आपका आज का सेशन, बड़े शानदार क्वेश्चन थे। अभी जो बच्चा कंटिन्यूसली चाहता है सर सिलेक्शन लेना है इस बार, पूरे सिलेबस के ऐसे ही सेशन आप सभी को मिलेंगे, बच्चे आएंगे। बैच से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बच्चे, बैच मिल जाएगा। मोर देन 50% अभी लगभग चार्ज आपको अभी बाकी मार्केट में अदर जगह पे देखोगे, और ये कंटेंट इस प्रकार का नहीं मिलेगा जो सिंपल लैंग्वेज और जितना डीप कंसेप्ट बच्चे मैं आपको बैच के अंदर देने वाला हूं। आपकी इच्छा हो कि प्रिपरेशन करना है तो कीजिए, जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं है। जिस बच्चे को लगता है, बिलीफ है, भरोसा है तो ही जुड़े। किसी और टीचर पे बिलीफ है तो उससे भी तभी जुड़े जब बिलीफ हो। सिर्फ आप एक जैसे आज मार्केट के अंदर लगभग बच्चों की मेंटेलिटी देखता हूं कि बच्चे आज टीचिंग के लिए कोर्स को भी प्रोडक्ट समझते हैं, सिर्फ अपनी ही इच्छा शक्ति से कि वो चीज़ वैसे होनी चाहिए थी, वो वैसे होनी चाहिए थी। ये करते करते आप 2-4 साल खराब करोगे बच्चों, और कुछ नहीं है। 2-3 जगह कोर्स लोगे फिर समझ में आ जाएगा कि कभी तो भरोसा कर लेते सामने वाले पे, अपनी मेहनत पे। तो बच्चे दो ही चीज़ चाहिए है कि हमारा सपोर्ट और आपकी मेहनत, दोनों चीज़ों से बहुत शानदार आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। लेकिन जहाँ पे भी आप अपने एडमिशन लो, बस वहाँ पहले बिलीव करके जाना। सिर्फ मार्केट का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो ये समझ के मत जाना। टीचिंग में कभी सक्सेसफुल ये चीज़ें होती नहीं है। टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, टीचर को बोलोगे सर मुझे नहीं पता, आप बताइए मुझे क्या करना, मैं वो करके दिखाऊंगा सर आपको, बेटा फिर तो तुम सक्सेस हो। नहीं तो देखो यार, हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन तो 5-4 हज़ार का होता है, कुछ तो डिफरेंट करते हैं ना, करना पड़ेगा आपको भी वो। तो चलिए बच्चे, ये हमारा आज का सेशन था, मिलते हैं दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।